नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्लास 11th के कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के दूसरे क्लास में। और आज हम चैप्टर 1.2 की बात करेंगे, जिसमें इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स हम देखेंगे। हम इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर की बात करें उससे पहले मैं जरा पिछले क्लास को रिकैप कर देता हूं और कुछ एडिशनल चीज़ें जोड़ देता हूं यहाँ पर, जो आपके जानकारी के लिए आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। हमने पिछले क्लास में देखा कि जो हमारा कंप्यूटर है वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कंप्यूटेशंस करता है और उसमें 5 ब्लॉक होते हैं, है ना। हमने देखा था कि उसमें एक ब्लॉक होता है यूनिट या कंपोनेंट्स कह सकते हैं। एक सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक क्या होता है, इनपुट यूनिट, ठीक है। एक होता है आउटपुट यूनिट, ठीक है। एक होता है मेमोरी यूनिट, जिसको मेन मेमोरी भी कहते हैं, इसी से सीपीयू डेटा लेता देता है। और एक और होता है स्टोरेज यूनिट, ठीक है। अब इनपुट यूनिट से डेटा सीपीयू के पास आता है, सीपीयू इसको प्रोसेस करता है और आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू, आउटपुट यूनिट के से कनेक्टेड डिवाइसेस के थ्रू हमें आउटपुट मिल जाता है। और डेटा कई बार टेम्प्रोरी डेटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी यूनिट का प्रयोग करता है। बिना मेमोरी यूनिट के सीपीयू काम नहीं करेगा, इसको रैम की ज़रूरत होती है। रैम मतलब मेन मेमोरी की ज़रूरत होती ही है, ताकि वो डेटा को फास्ट स्पीड पर ले पाए। उसके बाद परमानेंटली डेटा को स्टोर करने के लिए हमें स्टोरेज यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। आपको एक बात यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि स्टोरेज यूनिट कंप्यूटर के कंप्यूटेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसका काम केवल परमानेंटली डेटा को स्टोर करना है। अगर ये नहीं भी हो तो भी सीपीयू आपका काम करेगा। इस 4 के मदद से आपका कंप्यूटर काम कर सकता है, हमारा कंप्यूटर काम कर सकता है। और इसी के कारण इस जो अभी हमने ब्लॉक डायग्राम में अभी जो पढ़ा हमने, इसके आधार पर कंप्यूटर का एक बहुत ही बेसिक डेफिनेशन होता है कि अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कैन और विच टेक्स सम इनपुट प्रोसेस इट एंड देन गिव्स सम आउटपुट। समझ रहे हो बात? तो हम एक कंप्यूटर को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। वी कैन डिफाइन अ कंप्यूटर इन दिस वे ऑल्सो। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक्स सम इनपुट, प्रोसेस इट एंड गिव्स सम आउटपुट। गॉट इट? दिस इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। अब ये जो सीपीयू है हमारा, हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो हमने देखा, ये हमारा सीपीयू है। यहाँ पे जो मैंने बड़ा सा ब्लॉक बनाया है, ये इसको बनाया है, यही वाला बनाया है, ठीक है। ये केवल सीपीयू की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो सीपीयू है, दिस सीपीयू इंटरनली डिवाइडेड इन 3 सेक्शंस। इस सीपीयू को हम, ये सीपीयू अंदर से 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। यानी कि आप ऐसा मान सकते हो कि इस सीपीयू के अंदर 3 डिफरेंट सेक्शंस हैं। जो फर्स्ट सेक्शन है, जो पहला सेक्शन है, वो कहलाता है, वी कॉल इट ALU। ये बहुत काम की चीज आपको बता रहा हूँ, एकदम दिमाग में रखना आप। ALU, ठीक है। दूसरा जो सेक्शन है इसका, दैट इज कॉल्ड MU, मेमोरी यूनिट। एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड CU। जब भी देखो, आप सीबीएसई जब एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे आपसे और वो पूछे कि आप बेसिक कंप्यूटर सिस्टम को डिफाइन करिए, तो आपको ब्लॉक डायग्राम भी बनाना है और फिर इस सीपीयू के अंदर ये 3 सेक्शंस भी बनाने हैं। सीपीयू के अंदर के 3 सेक्शन को अलग से समझाना है, इसी तरह के डायग्राम बनाकर। मीन्स ऐसा टेढ़ा नहीं, आपको सीधा बनाना है, बढ़िया से अच्छा सा स्केच बनाकर, और आपको उसको एक्सप्लेन करना है, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बोलकर, वो आपको वहाँ लिख कर आना है, ठीक है। आप जितना डायग्राम बनाओगे और उसको एक एक उसके पार्ट को बस एक्सप्लेन कर दोगे 1-2 लाइन में भी, दैट विल गिव यू द 100% मार्क्स, ओके। अगर आप ये डायग्राम नहीं बनाओगे, ब्लॉक डायग्राम नहीं बना के आओगे एग्जाम में, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ब्लॉक डायग्राम समझना बहुत जरूरी है और इससे आपके दिमाग में एक ब्रॉड व्यू भी आता है। तो सीपीयू के अंदर, ये जो सीपीयू का जो पहला पार्ट है ALU, इसको कहते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। ये वो पार्ट है सीपीयू का जो एक्चुअली में अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस करता है। सारे जो ऑपरेशंस हैं, जो कैलकुलेशंस हैं, जो कंप्यूटेशंस है, वो यही पार्ट करता है सीपीयू का, ठीक है। ये मेमोरी यूनिट क्या है? मेमोरी यूनिट हमने एक यहां भी देखा, अब ये सीपीयू के अंदर भी देखा। आप यहीं पर फर्क समझ लीजिए। ये जो मेमोरी यूनिट में जिसकी बात कर रहा हूं, ये बाहर है, ये सीपीयू के बाहर है, देखो आप। लेकिन ये जो मेमोरी यूनिट है, जो ये सीपीयू के अंदर है। यानी कि सीपीयू क्या होता है, जनरली एक चिप होता है, एक आईसी टाइप का होता है। बस आपको इसको सर्किट पे, मदरबोर्ड पे लगा देना होता है और आपका काम होने लगता है। तो इस चिप के अंदर ही ये वाला मेमोरी यूनिट होता है, ठीक है। लेकिन ये जो मेमोरी यूनिट है, ये बाहर लगा होता है मदरबोर्ड पर, ये चिप के अंदर नहीं होता। तो अगर ये वाला मेमोरी यूनिट खराब हुआ, सीपीयू के अंदर वाला, तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते, फिर पूरा सीपीयू ही चेंज होगा, पूरा ये चिप चेंज होगा। लेकिन अगर ये मेमोरी यूनिट खराब होता है, तो कई बार आपने सुना होगा कि रैम खराब हो गया था, रैम बदलवा लिया। तो ये रैम, रोम, ये आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि ये एक्सटर्नली अप्लाइड है। बट ये सीपीयू के अंदर का पार्ट है। और ये जो मेमोरी यूनिट है, ये सबसे फास्ट, सुपर फास्ट स्पीड पे काम करता है। सुपर फास्ट के मतलब क्या है कि ये भी
डेटा को स्टोर ही करता है, लेकिन डेटा को लेने देने, सीपीयू को देना और लेने में जो एक्सेस की जो स्पीड है, एक्सेस स्पीड ऑफ दिस मेमोरी यूनिट इज द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो इसको हम, इस मेमोरी यूनिट को कई बार कई बुक में आप रजिस्टर्स भी देखोगे, इसको हम रजिस्टर्स भी कहते हैं, रजिस्टर्स, REGISTERS, रजिस्टर्स। तो पूछा जाए अगर आपसे कभी, इफ एनी टाइम यू आर आस्क्ड बाय एनीवन दैट व्हाट इज रजिस्टर्स इन कंप्यूटर्स, रजिस्टर्स कंप्यूटर में क्या है, देन यू शुड से दैट रजिस्टर्स आर द फास्टेस्ट मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर एंड इट जनरली रिसाइड्स इन इनसाइड सीपीयू। जनरली रजिस्टर कहाँ होते हैं, सीपीयू के अंदर होते हैं, क्योंकि ये बहुत महंगे होते हैं, सुपर फास्ट होते हैं, और सीपीयू जितनी स्पीड पे काम कर रहा होता है उतनी स्पीड से डेटा को एक्सेस कराने का काम, टेम्पोरली डेटा को स्टोर कराने का काम ये मेमोरी यूनिट करता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और इस ALU और MU मेमोरी यूनिट दोनों के बीच तालमेल बनाने का काम कौन करता है, CU। CU का फुल फॉर्म है कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट। समझ रहे हो बात, CU का फुल फॉर्म क्या है, कंट्रोल यूनिट। ये कंट्रोल यूनिट का काम है मेमोरी यूनिट और ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के बीच में कोऑपरेशन बनाना। जो इंस्ट्रक्शन इसको इनपुट से या दूसरे रैम से मिल रहा है CPU को, उस इंस्ट्रक्शन को कैसे एग्जीक्यूट करना है वो तालमेल बनाना CU का, कंट्रोल यूनिट का काम है। तो आपको बात समझ में आ गई कि जो CPU है वो इनसाइड 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ALU, MU एंड CU। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यही सारे अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस करता है। मेमोरी यूनिट क्या है, ये सबसे फास्टेस्ट मेमोरी डिवाइसेस हैं जो CPU के अंदर होते हैं, जो टेम्पोरली अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट पे जो ऑपरेशन हो रहा था उस डेटा को थोड़ी देर के लिए स्टोर करके रखते हैं, और ये सबसे फास्टेस्ट सोचते हैं, इनको रजिस्टर्स भी कहते हैं। और कंट्रोल यूनिट CU का काम क्या है, CU का काम है ALU और MU के बीच में तालमेल बनाना। जो इंस्ट्रक्शन इसको मिल रहे हैं बाहर से, रैम से, इनपुट डिवाइसेस से, उनको सही क्रम में या अंडरस्टैंड करके उनको एक्चुअली ALU को क्या करना है ये बताना, ये काम है CU का, कंट्रोल यूनिट का। तो ये बातें थोड़ी रह गई थी कल, इसको मैंने आज पूरा कर दिया। तो आई होप कि आप इसको भी मेमोराइज कर लेंगे, इसको नोट कर लेंगे, इसको दिमाग में बिठाएंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर, दैट इज इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। मैंने अपने पिछले क्लास में भी बताया था आपको कि जो कंप्यूटर था वो जो पहले बना था वो कैसा था, वो मैकेनिकल था, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रयोग नहीं होता था। लेकिन जैसे जैसे कंप्यूटर इवॉल्व होता गया और इलेक्ट्रॉनिक्स का वर्ल्ड भी इवॉल्व होता गया तो दोनों आगे जाकर मर्ज हो गए। तो आज हम थोड़ा इवोल्यूशन देखेंगे कंप्यूटर का, कंप्यूटर कैसे शुरू हुआ और कैसे आज का जो हम आज के एरा का जो कंप्यूटर देखते हैं हमारा बहुत ही स्मार्ट कंप्यूटर्स, वो वहाँ तक हम कैसे पहुँचे। तो कंप्यूटर या कंप्यूटेशन, कंप्यूटर की जो उत्पत्ति हुई है वो कंप्यूटेशन वर्ड से हुई है। कंप्यूटर इज जनरेटेड फ्रॉम कंप्यूटेशन वर्ड। सो द फर्स्ट डिवाइस विच वी डिवाइज्ड एज अ ह्यूमन, हमने जो पहला कंप्यूटिंग डिवाइस इवॉल्व किया था वो चाइना में हुआ था, एबाकस। देखो आप 500 BC में। ये जो इमेज है ये मैंने NCERT बुक से लिया है। और हाँ, कुछ बातें मैं बता देना चाहता हूँ। कुछ बच्चे क्या होते हैं, मैक्सिमम बच्चे सुमिता अरोड़ा की बुक को फॉलो करते हैं, तो वो बिल्कुल भी हेडक न लें। जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ वही सेम टू सेम सुमिता अरोड़ा में लिखा हुआ है। सुमिता अरोड़ा की भी बुक मेरे पास है, लेकिन चूंकि वो एक प्राइवेट बुक है मैं उसको यहाँ प्रयोग नहीं कर सकता। तो आप सुमिता अरोड़ा की बुक फॉलो कर रहे हैं, उसी बुक को फॉलो करिए। जो मैं यहाँ बता रहा हूँ वही चीज़ें वहाँ भी हैं, ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 500 BC में, बिफोर क्राइस्ट 500, एबाकस नाम का एक डिवाइस बनाया गया चाइना में, जो क्या करता था, लगभग 3000 साल पहले, है ना। ये क्या कर सकता था, ये सिंपल अर्थमेटिक कैलकुलेशंस करने में कैपेबल था। कौन, एबाकस। ये पहला कंप्यूटिंग डिवाइस है, ठीक है। उसके बाद 1642 में एक पास्कल नाम के मैथमेटिशियन ने इन्वेंट किया एक पास्कलाइन नाम का मैकेनिकल डिवाइस, मैकेनिकल कैलकुलेटर। ये क्या कर सकता था, एडिशन कर सकता था, सब्ट्रैक्शन कर सकता था डायरेक्टली, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन क्या कर सकता था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन को बार बार करके, रिपीटेड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का यूज करके मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कर सकता था। पास्कलाइन इसका नाम था, ब्लेज पास्कल नाम के मैथमेटिशियन ने इसको बनाया था 1642 में। ये आप ध्यान रखेंगे, सब चीजें आप कॉपी पे नोट करते जाइए, ये आपके बहुत काम आने वाला है, ठीक है। उसके बाद ये जो यहाँ पे नॉट टू ये आ गया है, एक्चुअली में ये है 1834 में एक डिवाइस बनता है जिसको बनाया किसने, चार्ल्स बेबेज ने। इसी को
इन्हीं को फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है ना। एनालिटिकल इंजन जिसका नाम था, तो चार्ल्स बेबेज ने एक मशीन बनाया जिसका नाम था एनालिटिक इंजन, जो क्या कर सकता था, जो एक मैकेनिकल डिवाइस था, ठीक है, मैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइस था, जो क्या कर सकता था, इनपुट ले सकता था, प्रोसेस कर सकता था और स्टोर भी कर सकता था, और साथ में डिस्प्ले भी, आउटपुट को डिस्प्ले भी कर सकता था। जो आज का हमारा कंप्यूटर करता है वो सारे के सारे काम ये एनालिटिक इंजन कर सकता था, बट ये मैकेनिकल डिवाइस था, इलेक्ट्रॉनिक नहीं था। और इसी एनालिटिक इंजन को बेस मानकर आज के हमारे कंप्यूटर बने हैं, इसी को हम आधार मानकर चले हैं, जिसके कारण हम आज का कंप्यूटर बना पाए। दैट्स वाई चार्ल्स बेबेज को हम एनालिटिक इंजन का कंप्यूटर का पिता कहते हैं। फादर ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड चार्ल्स बेबेज। उसके बाद 1890 में एक कंप्यूटर बनता है, टेबुलेटिक मशीन जिसको हम कहते हैं, इसको बनाया था हरमन होलरिथ ने। और इन्होंने क्या किया, इसके थ्रू आप क्या कर सकते थे, देखो आप, एक ये वहां पर वर्ड आया है पंच कार्ड। ये पंच कार्ड क्या है, पंच्ड कार्ड, ये क्या होता है मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। पंच्ड कार्ड क्या होता है, एक तरीके का कार्ड होता है, कागज, एक मतलब एक, आप ऐसा कागज नहीं मानो, बट एक तरीके का कागज जैसा ही एक कार्ड है ये। इसमें निश्चित और डिफाइंड प्लेसेस पर हम होल बना देते थे, होल, ठीक है, और इस होल को हमारा मशीन रीड करता था और उसके आधार पर ये बाइनरी डेटा को रीड कर लेता। जहां होल है वहां 0 या जहां होल है वहां 1, ये मशीन के रीड करने की कैपेबिलिटी पे है। और जहां होल नहीं है उसको क्या किया हमने, उसको उल्टा मान लिया। अगर होल को 0 मान रहे हैं तो बिना होल को 1 मान लिया। तो ऐसे आप जैसे इसको लिख सकते हैं 0 0 0, है ना। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं और यहां होल नहीं है तो ये क्या हो गया, 0 1 0, ठीक है। तो पंच कार्ड में क्या होता था, होल के थ्रू हम बाइनरी डेटा को इनकोड कर देते थे, और इसको जब हम अपने मशीन में इस पंच कार्ड को डाल देते थे। पंच मतलब क्या होता है, किसी चीज पे पंच करना ना, तो हम पंच करके होल बनाते थे। वो एक तरीके का कोडिंग हो जाता था कि हमारा यहाँ डेटा कोड है, या तो 0 है या 1 है। और इसको टेबुलेटिंग मशीन टाइप के मशीन्स में हम जब इंटर कराते थे तो इनको वो रीड करके उसको प्रोसेस कर लेता था, डेटा ले लेता था कि यहां पर ये लिखा हुआ 1001 ऐसे लिखा हुआ है। तो टेबुलेटिंग मशीन पहला ऐसा डिवाइस था जो पंच्ड कार्ड पर लिखे स्टोर डेटा को रीड कर सकता था और उसको समराइज कर सकता था, ठीक है। ये पहला मूवमेंट था, पहला एक स्टेप था प्रोग्रामिंग की ओर, क्योंकि हम पंच कार्ड पर कोई डेटा लिखकर मशीन को दे सकते थे और मशीन उसको अंडरस्टैंड कर सकता था। तो प्रोग्रामिंग की ओर पहला जो कदम था वो टेबुलेटिंग मशीन ने उठाया। एक्चुअली में ये प्रोग्रामिंग नहीं कर रहा था, बट पंच कार्ड के थ्रू हम उसमें डेटा दे सकते थे जिसको वो प्रोसेस करके समराइज कर सकता था। तो ये टेबुलेटिंग मशीन था जिसको हरमन होलरिथ ने बनाया 1890 में, 1890 में। उसके बाद आपको मिलेगा एक और बड़ा खोज 1937 में, ट्यूरिंग मशीन। एलन ट्यूरिंग नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक ट्यूरिंग मशीन नाम का कॉन्सेप्ट बनाया। ये कोई मशीन नहीं था, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बनाया, एक कॉन्सेप्ट दिया, उसके बेस पर उन्होंने मशीन्स बनाए। और ये ट्यूरिंग मशीन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, एक जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल मशीन का कॉन्सेप्ट था जो कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता था। एलन ट्यूरिंग ने ऐसा एक कॉन्सेप्ट दिया, उन्होंने कहा कि हम एक जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल मशीन बना सकते हैं जिसके थ्रू किसी भी प्रॉब्लम को हम प्रोग्राम करके और सॉल्व करवा सकते हैं उस मशीन से। तो आप जाहिर सी बात है, आज का जो हमारा कंप्यूटर है वो हर काम कर सकता है, सारे काम वो कर पाता है आज, है ना। बस हमें प्रोग्राम करने की जरूरत होती है और वो सारे काम कर देता है। तो कहीं ना कहीं वो कॉन्सेप्ट एलन ट्यूरिंग का ही दिया हुआ है। तो एलन ट्यूरिंग ने ट्यूरिंग मशीन बनाया 1937 में। उसके बाद एक बड़ा खोज हुआ 1945 में जिसे हम कहते हैं एनियाक, ठीक है। इस समय क्या हुआ, जॉन वॉन न्यूमैन, इस नाम को आप याद कर लीजिए, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्टली सीबीएसई में। जॉन वॉन न्यूमैन ज्यादातर चलता है इनका नाम, वॉन न्यूमैन एक पहले ऐसे साइंटिस्ट या मैथमेटिशियन थे या कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसे कहते हैं स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। इसको आप याद कर लीजिए, ये लाइन, स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट और वॉन न्यूमैन। स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट किसने दिया, वॉन न्यूमैन ने। और उन्होंने कहा कि हम क्या कर सकते हैं, हम डेटा, जिस डेटा को प्रोसेस कर रहा है हमारा कंप्यूटर, और प्रोग्राम यानी कि इंस्ट्रक्शंस, इस डेटा को कैसे प्रोसेस करना है उसके लिए इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम, दोनों को हम एक ही जगह स्टोर कर सकते हैं। और स्टोर करके हम डेटा और प्रोग्राम दोनों एक साथ सीपीयू को देंगे और सीपीयू इंस्ट्रक्शन के थ्रू डेटा को प्रोसेस करता जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट, इसे कहते हैं स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, यानी कि प्रोग्राम को भी हम मेमोरी में स्टोर कर लें, स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। ये जॉन वॉन न्यूमैन का कॉन्सेप्ट था और इसी जॉन वॉन न्यूमैन के आधार पर आज हमारे सारे पर्सनल कंप्यूटर्स चलते हैं। जॉन वॉन न्यूमैन के कॉन्सेप्ट को यूज करके एक कंप्यूटर बना जिसका नाम था एनियाक, ठीक है।
और एडवेक। तो ENIAC पहला ऐसा कंप्यूटर था जो क्या कर सकता था, प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था, ठीक है। एडवेक और ENIAC दोनों जॉन वॉन न्यूमैन के कॉन्सेप्ट पर बने 1945 में। ये एक बड़ा कदम था हमारे। और दूसरी बात, ये इलेक्ट्रॉनिक, ये वॉल्व के बेस्ड भी था। ENIAC पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो ENIAC में जॉन वॉन न्यूमैन का स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट भी लग गया और ENIAC पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर भी बन गया। यहीं पर इलेक्ट्रॉनिक आकर कंप्यूटर में मिक्स हो गया। इधर सब कैसे चल रहे थे, ये सब मैकेनिकल चल रहे थे। 1945 के बाद यहां पर इलेक्ट्रॉनिक यूज हो गया, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉनिक के कौन से कंपोनेंट यूज होते थे 1945 तक, वाल्व। आप वाल्व को पढ़ोगे, जाके गूगल सर्च करना, तो वाल्व क्या होते थे, आजकल जो 100 वाट के वाले वाल्व आते थे कांच वाले, उस तरीके के डिवाइसेज ये होते थे, बहुत भारी होते थे और इनको हीट करना पड़ता था तब ये ऑपरेट होते थे। तो ये बहुत ही अनरिलायबल थे, बहुत बल्कि थे, बहुत ज़्यादा जगह लेते थे, बहुत ज़्यादा बिजली की खपत करते थे। इनका प्रयोग करके ये ENIAC बना था। लेकिन तभी 1947 में क्या हुआ, देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में ट्रांजिस्टर की खोज हो गई, ठीक है। बेल लैब्स पर ट्रांजिस्टर बन गया और ट्रांजिस्टर के बनने से अब हमने ट्रांजिस्टर का प्रयोग शुरू कर दिया इन वॉल्व्स की जगह पे। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में वॉल्व्स की जगह के हमने क्या कर दिया, ट्रांजिस्टर का प्रयोग शुरू कर दिया। ट्रांजिस्टर क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइसेज होते हैं। आप लोग फिजिक्स में सेमीकंडक्टर, मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ोगे। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये सेमीकंडक्टर्स। इसी के सेमीकंडक्टर पे ही बेस्ड आज हमारा पूरा वर्ल्ड चल रहा है। ट्रांजिस्टर की खोज ने एक तरीके से रिवॉल्यूशन ला दिया कंप्यूटर के फील्ड में, क्योंकि हम ट्रांजिस्टर का यूज करके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, मदरबोर्ड और प्रोसेसर्स, सीपीयूज, ये सब बनाने लगे। और इससे क्या हुआ, हमारा कंप्यूटर बहुत छोटा हो गया, जगह बहुत कम लेने लगा, बहुत रिलायबल हो गया, बहुत कम वोल्टेज लेने लगा। वोल्टेज मीन्स इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम लेने लगा मुकाबले ENIAC, ठीक है। और 1947 के इस खोज के बाद तो एक क्रांति आई ही, लेकिन 1970 तक हमने एक और कदम इलेक्ट्रॉनिक्स में बढ़ा दिया, इंटीग्रेटेड सर्किट को बनाकर। क्या किया हमने क्या किया, पहले हम ट्रांजिस्टर सर्किट में जोड़कर बनाते, तो हमने क्या किया, एक ही चिप पर हजारों लाखों ट्रांजिस्टर्स को जोड़ दिया। अब ये एक ही चिप के अंदर लाखों ट्रांजिस्टर्स हैं और ये सारा काम कर रहा है, बस हमें खाली इस आईसी को लगाना है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट्स, आईसी की खोज ने और भी बड़ी क्रांति लाई और कंप्यूटर और छोटा हो गया। तो आज जो अपना लैपटॉप आप देख रहे हैं, पाम टॉप, अपने ये टैब्स देखते हैं, मोबाइल देख रहे हैं, स्मार्टफोन, ये सब आईसी की देन है, ठीक है। और आईसी में जो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स हैं वो कितने लग सकते हैं, एक आईसी में कितने हम ट्रांजिस्टर लगा सकते हैं, ये शुरू में बहुत कम लगता था। 100, पहले एक आईसी में 100 ट्रांजिस्टर्स हम लगा पाते थे, लेकिन बढ़ते 1970-80 तक आते आते हम लाख, 10 लाख के बाद करोड़, 10 करोड़, इतने तक हमने क्या किया, ट्रांजिस्टर्स को एक आईसी में लगाना हमने शुरू कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ, हमारा कंप्यूटर और छोटा होता गया। और आज के डेट में हमारा कंप्यूटर एकदम छोटा हो गया, इतना छोटा हो गया कि हम उसको आंख में पहन सकते हैं, अपने हाथ पर वॉच की तरह लगा सकते हैं। तो ये आज के डेट में जितने कंप्यूटर बने हैं, ये सब क्या हैं, ये आईसी के खोज के बाद के हैं। तो ये एक इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर था, जो कि आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। 1965 में इंटेल कंपनी के जो ऑनर हैं, मूरे, इंटेल कंपनी के, उन्होंने एक थ्योरी दिया, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट कहा कि हर 2 साल में नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स डबल हो जाएंगे जो हम एक आईसी पर लगाते हैं। समझ रहे हो बात, मूरे ने ये बात कही। मूरे इंटेल के क्या हैं, संस्थापक हैं। उन्होंने कहा, एक 1965 में कॉन्सेप्ट दिया, एक थ्योरी दी, अपना एक थ्योरी। उन्होंने कहा कि हर 2 साल में नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स डबल हो जाएंगे जो हम एक आईसी पर लगाते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि 1940 की तो बात छोड़ी, तो 1950-60 के आसपास, 1947 के आसपास आपको मालूम है ट्रांजिस्टर्स की खोज हुई। उसके बाद से देखें आप 50, 60, 70, इधर आकर पहला ट्रांजिस्टर इंटेल ने बनाया था 404, 1972 के आसपास। और इस समय कितने ट्रांजिस्टर लगते थे, देखो आप यहाँ पे लगभग 1000 के आसपास। उसके बाद अब देखो 8086, 386, 486, 5, इन सब में देखो अब ट्रांजिस्टर्स की ग्रोथ कैसे होती गई, इतने ट्रांजिस्टर लगते गए, इतने ट्रांजिस्टर लगते गए। और कोर i7 देखो आप, ये लगभग 2020 के आसपास, 2010-11 के आसपास आते आते कितने हो गए, देखो आप, ये लगभग 1 करोड़ ट्रांजिस्टर्स हैं। तो 1 करोड़ ट्रांजिस्टर्स, अभी ये 2010 की ही हम लोग बात कर रहे हैं, अभी आते आते और भी ट्रांजिस्टर्स बढ़ गए होंगे, है ना, अरबों ट्रांजिस्टर्स लग रहे होंगे। तो धीरे धीरे नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स बढ़ते गए। उसको हम कैटेगरी में बांटते हैं, जैसे LSI इसको कहते हैं, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। LSI, उसके पहले क्या था, SSI क्या था, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। मतलब इसमें हम लगभग 0 से 100 ट्रांजिस्टर्स लगाते थे स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन में।
एक चिप पर। फिर LSI आया, इसमें 100 से 10,000 के आसपास हम ट्रांजिस्टर्स लगाते थे एक चिप पर, यानी कि एक आईसी पर। उसके बाद आया क्या, SSI और LSI के बीच में एक और था MSI, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। उसके बाद लार्ज के बाद क्या आया, VLSI। ये VLSI बहुत चलता है नाम इसका, अगर आप लोगों में से किसी ने सुना, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। उसके बाद क्या आया, ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, मतलब मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स आप एक चिप पर लगा रहे हो। तो ये जब भी आप ये सब नाम सुने, SSI, LSI, MSI, VLSI, ULSI, ये सब क्या है एक्चुअली में, ये बताते हैं कि एक चिप पर कितने ट्रांजिस्टर हम लगा रहे हैं, दैट इज स्केल इंटीग्रेशन। SI जो लास्ट में है सब, उसका मतलब है स्केल इंटीग्रेशन, स्केलिंग कितनी हो रही है, कितने ट्रांजिस्टर्स हम एक चिप पर लगा रहे हैं। तो स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये नाम से आपको पता चल रहा होगा। तो अभी हम ULSI भी यूज कर रहे हैं, बट मैक्सिमम अब यूज कौन होता है, ज्यादातर यूज होता है VLSI। ये एक ब्रांच भी है, आगे जाओगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स का एक ब्रांच है VLSI, ठीक है। तो आप समझ गए ट्रांजिस्टर्स की मदद से हम कैसे छोटे प्रोसेसर हमारा छोटा होता गया, एक ही चिप पर हमारा सारा प्रोसेसर आ जाता है। पहले प्रोसेसर हमारा एक जगह नहीं था, पहले प्रोसेसर को हमें अलग अलग पार्ट को अलग अलग बनाना पड़ता था, फिर उनको आपस में कंबाइन करना पड़ता था, तब वो एक मिलकर प्रोसेसर बनते थे। लेकिन अब हम सारे पार्ट्स को एक ही चिप पर बना पाते हैं। अब क्या हो गया, हमारा प्रोसेसर बहुत छोटा हो गया। सीपीयू को कई बार प्रोसेसर भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। ये जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हम पढ़ कर आ रहे हैं, इसको कई बार खाली डायरेक्ट प्रोसेसर भी कहा जाता है। इसी के अंदर ALU, MU और CU तीनों इंटीग्रेटेड होते हैं एक ही साथ। बट पहले ये सब अलग होते थे, बड़ा बड़ा बनता था, ये बहुत जगह लेता था। लेकिन अब ये VLSI, ULSI के कारण हमारा जो CPU का सारे पार्ट है वो एक ही जगह बन जा रहे हैं। एक ही जगह बनने के कारण अब ये क्या हो गया, बहुत छोटा हो गया। इसलिए इसको अब क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है, माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो क्यों, समझ रहे हो ना बात, क्योंकि बहुत छोटा हो गया, माइक्रो लेवल पे चला गया, 10⁻³ लेवल पे ट्रांजिस्टर इसमें जुड़ रहे हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर, 10⁻⁶ एक्चुअली। और कई जगह आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा, देखो ये म्यू पी, ठीक है। तो ये जो म्यू है, आप फिजिक्स में देखे होंगे, ये साइन इसको म्यू कहते हैं। ये म्यू माइक्रो को रिप्रेजेंट करता है, तो माइक्रो प्रोसेसर। तो म्यू पी भी कई जगह आए अगर शॉर्ट फॉर्म में, तो आप समझ जाना ये क्या लिखा हुआ है, माइक्रो प्रोसेसर। इसी को हम प्रोसेसर भी कहते हैं, इसी को हम सीपीयू भी कहते हैं, इसके नाम है डिफरेंट। समझ में आई बात आपको। तो हमारा ये वाला पार्ट यहीं पे एंड होता है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा ये चैप्टर और आपको समझ में आई होंगी चीजें। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि आज जो हमारा कंप्यूटर है, इवोल्यूशन हम देख रहे थे, तो इवोल्यूशन हमारा आज बहुत आगे बढ़ चुका है। अब हम अगर आप देखेंगे तो 1981 में सबसे पहला कंप्यूटर IBM ने बनाया था। पहला कंप्यूटर कहने का मतलब है पीसी, जिसको कहते हैं आज हम कहते हैं ना पर्सनल कंप्यूटर, यानी कि आप होम में यूज कर पाए, होम यूजर्स के लिए। कि आप इसके पहले 1981 के पहले कंप्यूटर्स बनते थे, लेकिन वो केवल लैब्स में साइंटिफिक काम के लिए ही यूज, जो साइंटिस्ट थे वही यूज कर पाते थे। लेकिन IBM जो पहला कंप्यूटर जिसको कोई घर में यूज कर पाए, नॉर्मल यूजर यूज कर पाए, उसको IBM ने बनाया 1981 में। उसके बाद 1984 में मैक ने, यानी कि एप्पल कंपनी ने मैकिंटोश नाम का कंप्यूटर बनाया, मैकिंटोश। ये भी आप घर में यूज कर सकते थे, ठीक है। तो 1981 हो गया, 1984 हो गया। अब यहां तक 1984 तक कंप्यूटर्स में क्या होता था, कोई पिक्चर कुछ नहीं दिखता था, खाली एक ब्लैक स्क्रीन दिखता था, आपको कुछ कमांड लिखना पड़ता था, कमांड्स, और कमांड के थ्रू ही आपका कंप्यूटर काम करता था, कुछ भी दिखता नहीं था, बस एक ब्लैक स्क्रीन दिखता था यहां तक। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बिल गेट्स ने क्या बनाया, GUI यूज किया, GUI बनाया, ठीक है। इसको उन्होंने विंडोज नाम दिया। तो एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया विंडोज जिसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था। इसके पहले कमांड लाइन इंटरफेस CUI था या TUI था, टेक्स्ट यूजर इंटरफेस, टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस। लेकिन GUI का निर्माण विंडोज के थ्रू, मतलब विंडोज नाम से बिल गेट्स या माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया। इसके आने से कंप्यूटर बहुत ज्यादा इवॉल्व हो गया, सभी के लिए नॉर्मल मीन्स उसको यूज करने में सबके लिए बहुत आसानी हो गई। तो फिर GUI का यानी कि विंडोज का यूज करके कंप्यूटर्स बनने लगे, ऑपरेटिंग सिस्टम ये डलने लगा और कंप्यूटर का बहुत प्रसार हो गया। उसके बाद 1990 में फिर से एक रिवॉल्यूशन आया, किसका, WWW की खोज किसने कर दी, टिम बर्नर्स-ली ने, टिम बर्नर्स-ली, इन्होंने WWW की खोज की थी, HTML की खोज की थी। तो 1990 में जब उन्होंने WWW या वर्ल्ड वाइड वेब की खोज कर दी, तो
तो पूरे कंप्यूटर जुड़ गए मतलब इंटरनेट, एक तरीके से इंटरनेट के थ्रू या नेटवर्किंग के थ्रू हम एक कंप्यूटर का डेटा कहीं और यूज कर सकते थे। इससे हमारा जो कंप्यूटर है वो कनेक्ट हो गया वर्ल्ड में, और क्या हो गया कि अब ये हमारे लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है। समझ में आ रही है बात आपको? तो ये कंप्यूटर का कहीं ना कहीं इवोल्यूशन है, और आज के डेट में हमारा कंप्यूटर इतना इवॉल्व हो गया है कि अब हम लेंसेज के फॉर्म में कंप्यूटर पहन रहे हैं, है ना, लेंस, स्मार्ट लेंस आ गए हैं, स्मार्ट वॉच के फॉर्म में कंप्यूटर पहन रहे हैं, है ना, और भी बहुत वियरेबल डिवाइसेस आ गई हैं, चश्मे में आपके कंप्यूटिंग डिवाइसेस आ गई हैं। उसके अलावा एक और टेक्नोलॉजी चल रहा है आईओटी, जिसको कहते हैं आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसके थ्रू आपके सारे होम अप्लायंसेस इंटरनेट से जुड़कर आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं, आपस में कम्युनिकेट करके डिसीजन ले पाते हैं। इसे हम आईओटी कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा अभी डेवलपमेंट मोड में चल रहा है और इसका बहुत प्रयोग हो रहा है बड़े बड़े साइंटिफिक प्रयोगों में, और जो हाई टेक्नोलॉजी के घर बनते हैं उसमें भी इनका प्रयोग किया जाता है, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो ये जो एक इवोल्यूशन है कंप्यूटर का, कहाँ से कहाँ आज कंप्यूटर पहुंचा है, इसको आज हमने इस चैप्टर में देखा। आई होप कि आपको आनंद आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा, आपने कुछ सीखा होगा। और मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक कॉपी और पेन लेकर बैठें, जो मैं बातें बोल रहा हूं उसको नोट करें। मे बी कि जब मैं समझा रहा हूं तो बहुत लेंथी हो जाता है स्क्रीन, लेकिन अगर आप शुरू से मेरे लेक्चर को फॉलो करेंगे तो आप पाएंगे कि ये भले अभी लेंथी दिख रहा है, बट जब मैं पढ़ा रहा हूं तो एकदम क्लियर था। और चूंकि मैं राइटिंग पैड से लिख रहा हूं तो इतना ये होना लाजमी है, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा स्पेस है नहीं। तो आई होप कि आप पेन और नोटबुक लेकर रखेंगे, आप उस पर नोट करेंगे। ये चीज़ें आपके आगे तक बहुत काम आएगी, लाइफ टाइम काम आने वाली चीज़ें मैं आपको बता रहा हूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम कंप्यूटर मेमोरी की बात करेंगे, फर्स्ट चैप्टर का थर्ड पार्ट 1.3 हमारे सिलेबस के हिसाब से। तो तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, और इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। प्लीज़ इस चैनल के थोड़ी स्ट्रेंथ को मजबूत करिए। थैंक यू।